नमस्कार। भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला अपनी आरंभ की हुई है उसमें आज का एक नया एपिसोड है। जनरली हम इसको अध्याय के रूप में नहीं लेते हैं। भारतवर्ष का भौगोलिक ऐतिहासिक परिचय क्या है, प्रागैतिहास के बाद ये जानना बेहद आवश्यक है कि हम अन्य सभ्यताओं को, सैंधव सभ्यता को या वैदिक सभ्यता को आरंभ करें। उसके पहले जिस भूमि के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिस ज्ञान पुंज के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसका परिचय क्या है, विदेशियों ने उसे किस रूप में स्वीकारा है, उसे किस रूप में पुकारा है, यही इस अध्याय का सार है। यद्यपि इस अध्याय के पश्चात में एक और अनोखा अध्याय लूंगा, मृदभांड संस्कृतियां, यानी कि जो पोट्रीज या वेरियस वेयर्स ट्रेडिशंस भारत में अलग अलग कालखंडों में रहे हैं। प्रागैतिहास के भी मोटे तौर पर हमने 3 कालखंड देखे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिलहाल आज का जो अध्याय है वो है हमारे सामने भारतवर्ष, एक परिचय की भारतवर्ष का अलग अलग कालखंडों में क्या क्या नामकरण किया गया है। यदि मैं विष्णु पुराण की बात करूं, जिसके अध्याय तृतीय में एक आपको श्लोक प्राप्त होता है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्यो दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति योजना नाम सहस्त्राम तु द्वीपयों दक्षिणोत्तरात् पूर्व किराता यस्यन्ति पाश्चिम यमुना स्थिता। जो समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में जो कई कई सौ योजन भूमि विस्तृत है, जहां राजा भरत की संतति रहती है, इसके पूर्व में किरात लोग रहते हैं, पश्चिम में यवन लोग रहते हैं, पूरी भूमि को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। विष्णु पुराण बहुत साफ लिखता है कि धन्य हैं वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ की भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष यानी कि अपवर्ग की भी साधना की जाती है, और देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के पश्चात मोक्ष की साधना के लिए भारत भूमि पर पुनः जन्म लेते हैं अवतार के रूप में। ये उल्लेख है विष्णु पुराण का। बहरहाल लीक सेट कर बात कर रहा हूँ, मैं आप सब लोगों के बारे में तो कम जानता हूँ, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इस पावन भूमि पर जन्मा हूँ। अब अपना उत्तरदायित्व कितना पूरा कर पाऊंगा एक भारतवर्ष के पुत्र के नाते या नागरिक के नाते, वो तो अलग बात है। अर्नोल्ड जे टायनबी, याद रखिएगा, अर्नोल्ड जे टायनबी एक नामी इतिहासकार है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, विश्व के इतिहास में यदि किसी देश के इतिहास के साथ सर्वाधिक छेड़छाड़ की गई है तो भारत भूमि का इतिहास है। और इसी कड़ी में मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ कि शस्त्र और शास्त्र किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र से मुझे नहीं मतलब है, मुझे मेरा भारतवर्ष से मतलब है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की साधना बेहद आवश्यक है, साधना भी और तपस्या भी। यदि आपने शास्त्र का अध्ययन छोड़ दिया तो यकीन मानिएगा आपकी संस्कृति बदल जाएगी, और यदि आपने शस्त्र की साधना, शस्त्र चलाना छोड़ दिया तो आपका इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा। इसका साक्षी भारतवर्ष है। अलग अलग कालखंडों में किस प्रकार से भारतवर्ष पर विभिन्न इन्वेडर्स या आक्रमणकारी आते रहे और इसकी भौगोलिक सीमाओं के साथ छेड़खानी करते रहे। आपको याद होगा, नहीं हो तो मैं बतला देता हूँ, चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है, और एक पुत्र होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी अंतिम सांस तक, रक्त की अंतिम बूंद तक हम उसकी रक्षा करें, उसकी अस्मत की, उसकी इज्जत की, उसके सम्मान की, प्रतिष्ठा में कमी नहीं आने दें। मेगास्थनीज ने भी अपनी इंडिका में लिखा है कि भारत अनोखी भूमि है, यहाँ युद्ध के भी अपने नैतिक रीति रिवाज की, यहाँ खड़ी फसलों को भी युद्ध में नष्ट नहीं किया जाता है, किसानों को हानि नहीं पहुंचाई जाती, जबकि हम विश्व के किसी भी इतिहास में इस तरह के मॉरल प्रीच या जिन्हें संदेश कहते हैं, उपदेश कहते हैं, नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर जो आज का अध्याय है उसमें हम भारतवर्ष के विभिन्न भौगोलिक परिचय के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, भारत देश का नामकरण हमें किस किस रूप में प्राप्त होता है। एक नाम हमें भारतवर्ष का, मैं सबसे पहले अध्याय का नाम लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए नोट्स को पेन डाउन करना आसान रहे। भारतवर्ष एक परिचय, और इस परिचय में बेसिकली जो आज हम लेने जा रहे हैं वो है नामकरण। आप में से कईयों को शायद नहीं पता हो कि भारत को एक विशिष्ट नाम से भी पुकारा गया है, जो है अजनाब खंड, जो ब्रह्मा की जो नाभि से उत्पन्न हुआ है। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा को भारतवर्ष में एक देवता के रूप में देखा गया। अब यहाँ पर प्लीज डू नॉट ट्राई टू प्रीच मी कि भारत की संस्कृति समन्वयवादी और सहिष्णु और सेकुलर, इन बेकार की बातों में मेरा कोई यकीन नहीं है। 712-13 में जाके इस्लाम भारत में आया, याद रखिएगा, उससे
हजारों हजारों वर्ष पहले की संस्कृति मेरे भारतवर्ष की मौजूद है, और बीइंग अ टीचर मेरा फर्ज बनता है उसको मैं अक्षुण रूप में सामने रखूं। राइट? इतिहास आज के नजरिए से अतीत को देखने का चश्मा नहीं है, मेरी बात को याद रखिएगा। इतिहास अतीत से आने वाली वो रोशनी है जिसके आलोक में हम वर्तमान को सुदृढ़ बनाते हैं, ताकि हम उसकी गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को सुदृढ़ और भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मुझे यहाँ किसी को खुश करने के लिए मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता है। तो त्रिदेव की जो संकल्पना भारतवर्ष को लेकर दी गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें आप लोग जानते हो ब्रह्मा को आपने कहा है कि सृष्टि के तीनों के अपने अपने कर्तव्य। अब मैं उस पौराणिक मिथ उन चीजों पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन अजनाब खंड का जो एक आशय वो ये है, जो देव ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न हुआ है उसे अजनाब खंड कहा गया है। भारत चूंकि हिमालय के पास में, याद करिए जो मैंने विष्णु पुराण का भी एक श्लोक बोला, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्य दक्षिणम, जो हिमालय की दक्षिण भूमि में स्थित है। इसीलिए इस भूमि को, इस भारतवर्ष को हेमवत वर्ष या हिमवर्ष के नाम से भी पुकारा गया है। राजा भरत की संतान यहाँ पर, संततियां यहाँ पर रही, राजा भरत द्वारा शासित भूमि रही है, इसलिए इसको भारतवर्ष भी कहा गया है। आर्यावर्त क्योंकि यहाँ की जो मूल संस्कृति थी वो आर्य संस्कृति रही, वैदिक आर्य संस्कृति रही, इसीलिए इसे आर्यों का स्थल भी कहा है। इसे सप्त सेंधो प्रदेश भी कहा है। ऋग्वैदिक और प्री ऋग्वैदिक, इवन जब आप प्रागैतिहासिक काल तक जाते हैं माय डियर, तो जो सिंधु नदी की सहायक सोहन नदी है, उसके जो पोतवार पठार में शिवालिक पहाड़ियां, और सोहन नदी की भी घाटी से आप लोग, मैं पढ़ चुके हूँ पिछले एपिसोड्स में कि 1928 में डीएन वाडिया साहब ने यहाँ से मानव गतिविधियों के प्रथम साक्ष्य प्राप्त किए थे। एंड द फर्स्ट होमोनिड जिसकी एक्टिविटीज को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, इट वाज रामापिथेकस और शिवापिथेकस। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक जो 6 नदियां, जिनको मिला कुल 7 नदियां होती है, इसलिए इस भूमि को सप्त सेंधव प्रदेश कहा गया है। और सप्त सेंधव का ही एक हिस्सा पंजाब यानी कि पंचपानी प्रदेश के रूप में भी हमारे सामने आता है। तो जहां पर आप सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, पुरुषनी, जिसको आप रावी कहते हैं, असिकनी, वितास्ता द्वारा सिंचित जो प्रदेश है उसको आपने सप्त सेंधव प्रदेश कहा है। इसको ब्रह्मवर्त प्रदेश या ब्रह्मर्षि देश भी कहा गया। मनुस्मृति में सरस्वती नदी के निकट का क्षेत्र जहां ऋग्वैदिक ऋचाओं का सृजन किया गया, उनका लेखन किया गया, इसलिए इसको ब्रह्मवर्त प्रदेश या ब्रह्मर्षि देश भी कहा है। और इसी एरिया को, जो सरस्वती नदी के आसपास का बहुधान्य कटक वाला प्रदेश ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसको देवयोनि प्रदेश भी कहा गया, जो कि आर्यों का मूल प्रदेश भी रहा। आइएगा हम एक एक करके इन चीजों को यहाँ पे लेते हैं। भारतवर्ष का यदि एक परिचय की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप लीजिएगा भारत, एक जो नाम आपके सामने आता है, याद रखिएगा, वो भूमि जो ज्ञान के प्रकाश का पुंज है। भारत नाम जो आता है वो ये है, वो भूमि जो ज्ञान के प्रकाश का पुंज है। आप में से आज आप लोग, कई लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन विश्व गुरु यूं ही नहीं बोला गया है। विश्व गुरु इस राष्ट्र को यूं ही नहीं बोला गया है, और उस स्थिति में बोला गया जब आरक्षण जैसी कृत्रिम चीज नहीं थी। और वैसे भी याद रखिएगा, रिजर्वेशन या आरक्षण जो है वो एक ब्रिटिश इक्विपमेंट था, एक ब्रिटिश साधन था, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत 1909 के पार्लियामेंट सुधारों के तहत इसको अपनाया गया था। तो आप लोगों को खुद को फैसला करना है, बीइंग एक जागृत विद्यार्थी होने के नाते। यदि आरक्षण बिल्कुल ठीक है तो अंग्रेज बिल्कुल सही थे, समझदार हैं, और आरक्षण गलत था तो आज कैसे देश का उद्धार करेगा मुझे नहीं पता। बाकी तो सरकारी सेवाओं का क्या हाल हुआ है। मेरा सिंपल मानना है, यदि मुझसे कोई बढ़कर योग्य है तो उसे मौका मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वहीं से सिद्ध होता है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब जैसे विद्वत पुरुष बिना किसी आरक्षण के अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़े हैं इस राष्ट्र में, लेकिन अपना उद्देश्य भी कुछ और है। तो चूंकि ये ज्ञान के प्रकाश का पुंज है, ये भूमि का खंड, इसीलिए इस राष्ट्र को विश्व गुरु कहा गया। भारत का
एक आशय यहाँ पे ये भी निकलता है, एक एक और आशय निकल रहा है, अजनाब खंड। याद रखिएगा, अजनाब खंड का मतलब होता है ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न। याद रखिएगा, ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न जो प्रदेश है उसको आपने अजनाब खंड के नाम का एक नाम आपको ये प्राप्त होता है, हेमवत वर्ष, या याद रखिएगा हिमवर्ष। एक नाम ये भी आता है आपके सामने, हेमवत वर्ष या हिमवर्ष। याद रखिएगा, चूंकि ये हिमालय के निकट की भूमि है, क्लियर, हिमालय के उत्तर में विस्तृत भूमि होने के कारण इस राष्ट्र का एक नाम आपके सामने हेमवत वर्ष या हिमवर्ष के रूप में भी सामने आता है। इसको इस नाम से भी पुकारा गया, मतलब अलग अलग कालखंडों में इसको। एक नाम और आता है भारतवर्ष। भारतवर्ष, देखिएगा विष्णु पुराण के अंदर भी इस बात का उल्लेख आपको प्राप्त होता है भारतवर्ष का, और राजा भरत द्वारा शासित भूमि जहां पर राजा भरत की संततियां निवास कर रही हैं, इसीलिए इस राष्ट्र को एक और नाम से आप लोग देख रहे हैं, और वो नाम आता है हमारे सामने भारतवर्ष। चलिए, एक नाम और है आर्यावर्त। आर्यावर्त कहने के पीछे की जो वजह है, आर्य संस्कृति का उद्गम स्थल होने के कारण, आर्य संस्कृति का उद्गम स्थल होने के कारण इस राष्ट्र को आर्यावर्त के नाम से भी पुकारा गया है। एक नाम और आपके सामने आता है सप्त सेंधो प्रदेश, इसी राष्ट्र के लिए, इसी भूमि के लिए। देखिएगा, सप्त सेंधो प्रदेश की जब बात चलती है तो सप्त सेंधो प्रदेश का मतलब ऋग्वेद में इस बात का हमारे सामने उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों की जब बात चलती है तो इनका मूल प्रदेश सप्त सेंधो प्रदेश बतलाया जाता है, जहां पर जो नदियां में, क्योंकि इन नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेश होने के कारण ही इसे सप्त सेंधो प्रदेश के रूप में कहा गया। पहली बार तो ये उल्लेख हमें प्राप्त होता है जी, कहाँ, ऋग्वेदिक साहित्य के अंदर। सिंधु, सरस्वती, आप काउंट करिएगा, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, पुरुषनी, असिकनी, वितास्ता। सिंधु हो गया आपका, सरस्वती हो गया आपका, विपासा, यस, सिंधु हो गया, सरस्वती हो गया, शतुद्री हो गया, परुष्णी हो गया अपना, विपासा, 1 2 3 4 5 6, राइट, एक और बच रहा है अपना विपासा, वितास्ता हो गया, विपासा। नदियों द्वारा
सिंचित प्रदेश होने के कारण, नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश होने के कारण हमने इस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में भी पुकारा है। कुल 7 नदियों का अच्छा, इसी सप्त सिंधु प्रदेश का एक खंड हमें पंचपानी प्रदेश के रूप में पंजाब भी देखने को मिलता है। ठीक है साहब, एक नाम हमें और प्राप्त होता है ब्रह्मवर्त। या हम कहेंगे ब्रह्मर्षि देश। याद रखिएगा इस बात को, ब्रह्मवर्त या ब्रह्मर्षि देश असल में मनुस्मृति के अंदर सरस्वती के निकट का क्षेत्र जहां ऋग्वैदिक ऋचाओं का सृजन किया गया है, मतलब उनका लेखन कार्य किया गया, उनकी रचना हुई है, उस प्रदेश को ब्रह्मवर्त प्रदेश या ब्रह्मर्षि प्रदेश के रूप में भी पुकारा गया है। और सरस्वती नदी का जो आर्यवासी प्रदेश था उसको जनरली आपने देवयोनि प्रदेश के रूप में ही पुकारा है। तो ब्रह्मवर्त प्रदेश या ब्रह्मर्षि देश, पहली बात तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है मनुस्मृति से। क्लियर? ये एरिया कौन सा है? सरस्वती नदी की उपत्यकाओं का क्षेत्र, राइट, जहां ऋग्वैदिक ऋचाओं का लेखन कार्य संपन्न किया गया, उसे आपने ब्रह्मवर्त या ब्रह्मर्षि देश कहा है। ठीक है जी। एक नाम और आपको प्राप्त हो रहा है देवयोनि प्रदेश। देवयोनि प्रदेश यानी कि देवताओं का जहां पर वास है, तो ये भी सरस्वती के निकट का ही प्रदेश है, आर्यवासी प्रदेश इसको आपने कहा है। तो सरस्वती नदी का निकटवर्ती आर्यवासी जो क्षेत्र है उसे आपने देवयोनि प्रदेश के नाम से ही पुकारा है। मैं स्क्रीन आउट होता हूं कुछ सेकंड्स के लिए। काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, काफी डेप्थ है इन नोट्स में, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ तक की बात को अच्छे से एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका देखो, आपने एक नाम तो देखा कि इसको अजनाब खंड, तो मैं चूंकि स्लाइड बाद में लूंगा, अजनाब खंड तो बोला ही है। अजनाब खंड के साथ साथ इसको एक अन्य नाम से पुकारा गया है, प्रजापति की नाभि। असल में आप इस बात को देखिएगा, जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों में जो आर्य संस्कृति का मूल केंद्र है वो कुरु पांचाल देश को माना गया है, जहां पर कई प्रकार के राजाओं ने कई यज्ञों का आयोजन किया। तो चूंकि यज्ञों का स्वामी प्रजापति को माना गया है, इसीलिए इसे प्रजापति की नाभि भी कहा गया है। तो ये बात अपन इसी संदर्भ में ले लेते हैं, यहाँ पर अजनाब खंड के संदर्भ में। शायद अपने पास इतना स्पेस, चलिए एक बार आप इसको उतार लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ही लेता हूँ, वरना फिर दिक्कत रहेगी कि आपको ठीक से मैटर, मतलब यहाँ स्पेस नहीं है अपने पास पर्याप्त। चलिए आपने उतार लिया होगा निश्चित तौर पर। अब इसको प्रजापति की नाभि, ये नाम भी हमारे सामने आ ही रहा है। तो पहली बात तो प्रजापति की नाभि विशेष तौर पर जो जहां बोला गया है वो बोला गया है, याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथों में। और किस प्रदेश के लिए प्रजापति की नाभि प्रदेश का उल्लेख हो रहा है, तो वो है कुरु पांचाल देश। तो बेसिकली आप महाभारत काल की बात कर सकते हैं। अच्छा, कुरु पांचाल देश को ब्राह्मण ग्रंथों में आर्य संस्कृति का
मूल प्रदेश के रूप में उल्लेखित किया गया है कि साहब मौलिक तौर पर यहाँ के निवासी मौलिक तौर पर आर्य संस्कृति का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुरु पांचाल देश के अंदर क्योंकि आर्य संस्कृति को मानने वाले सनातनी वैदिक लोग थे जो कई प्रकार के यज्ञों का निष्ठापूर्वक आयोजन करते थे। चूंकि यज्ञों के स्वामी को प्रजापति के रूप में उल्लेखित किया गया है, इसीलिए क्लियर, इसीलिए कुरु पांचाल देश को प्रजापति की नाभि के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। एक नाम आपको इस राष्ट्र के लिए और प्राप्त होता है जो है जम्बू द्वीप। जम्बू असल में जम्बू जामुन वृक्ष के लिए यहाँ पर सिंबॉलिकली मतलब प्रयोग किया गया, क्योंकि इस भूमि पर पवित्र वृक्ष के रूप में जामुन के वृक्षों की बहुतायत पाया गया है, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप बोला गया है। जम्बू जामुन का वृक्ष, याद रखिएगा, जम्बू वृक्ष की बहुतायत होने के कारण इसे जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। वायु पुराण नामक ग्रंथ में इस भूमि को अद्वितीय कर्म भूमि बोला गया है। भाई आप सोचिएगा किस डेप्थ के साथ मैं इन चैप्टर्स को ले रहा हूं, और आप ये भी आइडिया लगा लीजिएगा कि जो नोट्स मैं अपने स्टूडेंट्स को पेड कोर्स के रूप में प्रोवाइड करता हूँ, पीडीएफ के ई नोट्स के रूप में, उन नोट्स की डेप्थ क्या होगी। आपने पूरा प्रागैतिहास की सीरीज देखी है। हम अपने एप्लीकेशन पर जो कोर्स चलता हमारा यूपीएससी के लिए या लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वगैरह के लिए क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, और ई नोट्स हर चैप्टर का पूरा इंडियन हिस्ट्री का, और इसके बाद आपको किसी भी लेवल के अंग्रेजी टेक्स्ट, इंग्लिश टेक्स्ट के रूप में टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना या गाइड या नोट्स, न हिंदी का। हमने इतना अच्छा मैटर कंपाइल करने का प्रयास किया। ये काम चूंकि मैं स्वयं करता हूँ तो आप इसको बिल्कुल एररलेस मानकर चलिएगा। वायु पुराण में इस भारतवर्ष के लिए, इस भूमि के लिए अद्वितीय कर्म भूमि का उल्लेख हो रहा है। अब आप सोचिएगा, यदि कभी इस प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ जाए, या ये प्रश्न कभी एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न पत्र के अंदर देखने को मिल जाए कि भारत के लिए अद्वितीय कर्म भूमि संज्ञा का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखिएगा आपका आंसर होगा वायु पुराण। याद रखिएगा इस चीज को, इसका आंसर है वायु पुराण, अद्वितीय कर्म भूमि। और भागवत पुराण में ये बात भी याद रखियो, भागवत पुराण में इस ग्रंथ को विश्व की सबसे पवित्र भूमि बतलाया गया है। याद रखिए, विश्व में सबसे पवित्र भूमि भागवत पुराण के अंदर भारत राष्ट्र को बतलाया गया। भाई इतना तो कर दीजिएगा कि जिस लेवल पर ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही, चाहे 3 लोग 2 लोग ही देख रहा हूँ, कमेंट तो कर दिया करो, मुझे भी एक प्रोत्साहन। और जब आप वक्त गंवाते ही हो खराब करते हुए इन वीडियोस को देखने में, और आप यदि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ और स्कूल लेक्चरर और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, प्लीज़ कुछ कमेंट्स ड्रॉप कर दिया करो, अच्छा लगेगा। तो विश्व में सबसे पवित्र भूमि भागवत पुराण में इसको बतलाया गया है। और मनुस्मृति और भागवत पुराण में इसे देव निर्मित देश के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। ये वो प्रश्न है जो कभी आ सकते हैं कि किस ग्रंथ में क्या बोला जा रहा है। क्लियर? इसको देव निर्मित देश के रूप में भी उल्लेखित किया गया है, देख लीजिएगा। देव निर्मित देश के रूप में मनुस्मृति एवं भागवत पुराण, याद रखिएगा। मनुस्मृति एवं
भागवत पुराण में इसको विष्णु की सबसे पवित्र भूमि, क्योंकि देव निर्मित भूमि है, इसलिए इसको कहा गया। विष्णु पुराण में इसे मोक्ष भूमि के रूप में भी उल्लेखित किया गया है, याद रखिएगा। विष्णु पुराण में इसे, अब आप सोचिएगा विभिन्न पुराणों में इस राष्ट्र को किन किन नामों से पुकारा गया है। विष्णु पुराण में मैंने अभी कहा था कि अद्वितीय भूमि है, देवता भी स्वर्ग का सुख भोगने के पश्चात मोक्ष की साधना हेतु इस पवित्र भूमि पर पुनः जन्म लेते हैं। तो विष्णु पुराण में इस भूमि को मोक्ष भूमि के रूप में उल्लेखित किया गया है। हेरोडोटस और मेगास्थनीज नामक जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस भूमि को इंडिया कहा है। इंडिया इज रिफ्लेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम इंडस और इंडस फ्रॉम सिंधन। तो सिंधु को इंडस बोला गया, उससे इंडिया शब्द डिराइव्ड हो रहा है, और ये शब्द कपास या सिंधन से निकल रहा है, ये बात भी आप लोगों को समझना होगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इंडिया का प्रयोग मेगास्थनीज ने भी किया है, एवं मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक मौर्यकालीन समाज का दर्पण कहलाती है, इंडिका, और हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त मौर्य's कोर्ट फ्रॉम सेल्यूकस निकेटर, इट वाज सीरिया ग्रीक गवर्नर। क्लियर है। तो मेगास्थनीज एवं हेरोडोटस ने, याद रखिएगा, ने इस राष्ट्र के लिए इंडिया शब्द का उल्लेख किया है। एंड इंडिया इज डिराइव्ड, इंडिया वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस। इंडस बोला गया है सिंधु नदी को, और इंडस, सिंधु जो है, यूं समझ लीजिएगा, वो एक शब्द से वो निकल रहा है, इसको कहा गया है सिंधन। क्लियर है। सो इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज एंड किसके लिए का प्रयोग किया जा रहा है, इसको हेरोडोटस से। दोबारा बोल रहा हूं, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, जब सिंधु नदी का युद्ध परास्त हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर, उसके बाद इसको डाला गया था। इस राष्ट्र को हिंदुस्तान के रूप में बोला गया। आजकल हिंदू शब्द से उससे बड़ी लोगों को चिढ़ होती है। कोई इनसे पूछे कि भाई हिंदुस्तान नाम तो पहली बार ईरानी शासक, क्लियर, ईरानी शासक जो शाहपुर प्रथम था, उसके नक्श और रुस्तम जो इंस्क्रिप्शन था उसमें पहली बार उल्लेख मिला है। और हिंदू शब्द जो है वो सिंधु का बिगड़ा हुआ नाम है। इवन इस्लामिक इन्वेडर्स ऑल्सो यूज्ड टू, ये भी आदि थे इस टर्म को काम में लेने के लिए, जो मुस्लिम आक्रांता थे। हिंदुस्तान तो हिंदू तो, और हिंदुस्तान तो बाबू चस्पा है, कोई माई का लाल चाह कर भी ना, वो तो चुप हो जाएगा फिर। सो हिंदुस्तान जो शब्द है, लिख लेते हैं। एक शब्द और आपके सामने आ रहा है इस राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान। असल में ईरानी सम्राट, ईरान के किंग को आप ईरानी शासक भी कह सकते हैं। तो ईरानी शाहपुर प्रथम का जो एक अभिलेख है, बड़ा ही प्रसिद्ध अभिलेख है, नक्श ए रुस्तम अभिलेख। सो नक्श ए रुस्तम अभिलेख, क्लियर है, से मैं पहली बार इस राष्ट्र को हिंदुस्तान बोला गया है। बाद में फिर जो तुर्की इन्वेडर्स वगैरह आए, उन्होंने भी इसको हिंदुस्तान के रूप में ही उल्लेखित किया है। जो ग्रीक लिटरेचर मौजूद है, जो यूनानी आख्यान मौजूद है, उसमें इस धरती को, भारतवर्ष को दूध और मधु की भूमि कहा गया है। ये और सुनिए,
मिल्क एंड हनी लैंड, मिल्क एंड हनी लैंड यानी कि दूध एवं मधु की भूमि। मिल्क एंड हनी लैंड, दूध और मधु, दूध और शहद की भूमि। ग्रीक जो लिटरेचर सोर्सेज हैं, यानी कि यूनानी साहित्य, वहां पर भी इस शब्दावली का प्रयोग होता है, दूध और मधु की भूमि। आप हटता हूं मैं स्क्रीन से, इन सब चीजों को एक एक करके उतार लीजिए, और यदि आपको ये मेहनत सार्थक और साकार लगती है, आपके लिए फ्रूटफुल लगती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अवश्य इस चीज़ को एडमायर करें, कमेंट्स कर अपना फीडबैक दें। JNU एक यूनिवर्सिटी है जिसको मैं बहुत खुलकर बोलने वाला इंसान हूँ। मैं गद्दारों का वो विश्वविद्यालय, गद्दारों और भांडों का विश्वविद्यालय बोलता हूँ। मैंने वहाँ ढपली बजाने के अलावा और कोई देखे नहीं, क्योंकि जहाँ ब्राह्मणों देश छोड़ो हैं, या स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अपमान किया जा रहा, हमारे CRPF के जवान यदि शहीद होते हैं दंतेवाड़ा में नक्सलाइट अटैक में, तो उसका जश्न मनाते हैं। ऐसे पिशाचों के लिए मुझे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अब लैंग्वेज गई मेरी तेल लेने, मैं बहुत सार्थक वे में टीचिंग करने वाला इंसान हूँ, मैं कभी इस तरह की लफाजी, लेकिन इन लोगों के लिए मेरे पास इससे ये तो बहुत हल्का बोल रहा हूँ बाबू, मैं बहुत गंदा बोलने की इच्छा होती है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन पाखंडियों को ये चीज़ सोचने वाली बात है। वैनसंग आज भी कई जगह पर, जब मैं शेड्यूल जो कास्ट की जो अगुवाई करने वाले जो लीडर्स हैं, जिस ढंग से आपने एक मोड़ दे दिया है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ही नहीं, एक पूरे सोशल हार्मोनी को, जातिगत रूप में तमाम जो कुछ भी है। लेकिन मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने पहले ही कहा, अतीत के झरोखे से आने वाली ये वो रोशनी है जिसके आलोक में हम गलतियों से सबक लेते हुए अपने वर्तमान को सुदृढ़ बना सकते हैं और भविष्य को उज्जवल। हम गलती पुनः ना दोहराएं। तो जो लोग ये लिखते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो या लीव, भाई वैनसांग या युवानचांग या श्वानचांग जो सम्राट हर्ष के काल में भारतवर्ष में महायान बुद्धिज्म का अध्ययन करने नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था, जिसको नीति का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि या तीर्थयात्रा का राजकुमार का है पढ़ना, उस वैनसांग ने अपनी पुस्तक CU की में इस भूमि को ब्राह्मणों का देश बोला है। न जाने कितने आए और चले गए, जमीन में दफन है, पता नहीं क्या क्या बोलते हुए, ठीक है ना, ऊपर मुंह करके न जाने क्या चिल्लाते हुए दफन हो गए। ये लैंड है सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं, जो भी यहाँ पे रहे हैं। और आप ऊपर के तने काट सकते हो बाबू, रूट्स का एडिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देव अंश हैं किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, जो यहाँ का मूल है, जो मौलिक है। बाकी मैं कम बोल रहा हूँ, समझना आपको ज़्यादा है। तो वैनसांग ने इसे ब्राह्मणों का देश कहा है। वैनसांग तो बहुत, मतलब जो उसने लिखा है, यहाँ के लोगों की ईमानदारी का उसने जिस ढंग से जिक्र किया है, वो कहता है कि बाजारों में मांस और शराब की दुकानें नहीं होती थी, ब्राह्मण प्याज लहसुन नहीं खाते थे। अलग बात, आजकल तो माँ बाप भी खा रहे हैं अपने, क्योंकि ब्राह्मण जातिगत जाति नहीं, ब्राह्मण तो एक संस्कार है, जीवन शैली है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर लीक से भागना होगा। यंतु एक चीनी नाम है जो भारत के लिए प्रयोग में लिया गया है। असल में जब वैनसांग या युवानचांग या श्वानचांग सम्राट हर्ष के काल में भारत आया, और जब वो लौटा, तब उसके पश्चात चाइना में या चीन में भारत के लिए यंतु शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर? अच्छा, ईसा की प्रथम शताब्दियों में चीनियों ने भारत भूमि के लिए, आप सोचिएगा, महात्मा बुद्ध का स्वप्न वैनसांग ने देखा।
क्लियर है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीनियों ने इस राष्ट्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो है तियनचू या चुआंतू। ये इस अध्याय की मौलिकता को आपको देखना। फिलहाल मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये मैटर है। इसके बाद हम फिर एक एक करके मैटर को लेते हैं। तो यूनानियों ने तो इसको दूध और मधु की भूमि कहा, और ईसा की प्रथम शताब्दियों में चीन के अंदर इस राष्ट्र के लिए तियनचू या चुआंतू इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तियनचू या हम कहें चुआंतू। क्लियर? इस शब्द का आपको लिखने में तकलीफ ना रहे इसलिए मैं सही कर देता हूं। या चुआंतू, याद रखना प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन में इस शब्द को बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। क्लियर है? यंतु याद रखिएगा, यंतु वैनसांग के चीन लौटने के पश्चात या वैनसांग के भारत में आने के पश्चात चीन में भारत के लिए यंतु संज्ञा का प्रयोग ज्यादा हुआ है। 7वीं शताब्दी में वैनसांग के भारत आगमन के पश्चात चीनियों द्वारा भारतवर्ष के लिए प्रयुक्त संज्ञा। क्लियर? तो तियनचू या चुआंतू, यंतु ये प्रयोग में लिया गया है। इसीलिए इसी प्रकार से वैनसांग ने तो स्पष्ट तौर पर ब्राह्मणों का देश बोला है वैनसांग ने इस भूमि को। और अपनी पुस्तक याद रखिएगा, रचना पर्टिकुलर CU की में स्पष्ट तौर पर इसे ब्राह्मणों का देश बोला है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट होता हूँ। ये चैप्टर का अंत भी हो गया है आगाज होने के साथ साथ। इस छोटे से एपिसोड में मैंने भारतवर्ष को विभिन्न कालखंडों में किन किन नामों से पुकारा गया है इसकी एक झलक आपके सामने इस उम्मीद से रखने का प्रयास किया है कि आप इस प्रयास को बेहद सराहेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये यात्रा कितनी सार्थक और सफल है। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और इस मैसेज को जितना स्प्रेड कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को जो वेरियस वेयर्स ट्रेडिशंस या मृदभांड संस्कृतियां हैं ये भी एक अनोखा चैप्टर होगा और ये आपके बेसिक्स को रूट बाय रूट, स्टेप बाय स्टेप इंडियन हिस्ट्री की जो एक अंडरस्टैंडिंग है इसको डेवलप करेगा आपके अंदर, ताकि जब आप बड़े कंपटीशन की तैयारी करो तो वहाँ पर एक समझ आपके मन मस्तिष्क में विकसित हो जाए। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का, जिसमें हम मृदभांड संस्कृतियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कोशिश करूँगा सचित्र प्रस्तुत करूँ PDF के जरिए, जो भी तरीका अपनाऊंगा लेकिन बेस्ट होगा। तब तक के लिए नमस्कार।